So as we said, today we will discuss the second paper, that is from refraction. हमने कहा था कि ये जो पेपर है PET 1 में का ही पेपर है, लेकिन क्योंकि आपको दो पेपर्स मिले इस बार, एक बार रिफ्लेक्शन से एक बार रिफ्रैक्शन से, तो रिफ्रैक्शन वाला पेपर हम आज डिस्कस करेंगे. आई होप कल वाला पेपर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. तो given below are refractive indices of a few material media: ice 1.31, dense flint glass 1.65, crown glass 1.52, rock salt 1.54. Arrange the media in the ascending order of their optical density. हमें पता होना चाहिए कि ascending order मतलब बढ़ता हुआ, हाँ, यानी कम से ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है कि ऑप्टिकल डेंसिटी के ascending order में दिया हुआ क्या है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी ही बता रहा है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. यानी हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ गिवन मीडियम. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द गिवन मीडिया हमको दिखाना है. तो ये क्राउन ग्लास, सॉरी आइस सबसे कम है ना, आइस दैट इज़ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31, उससे बड़ा, इस तरह से साइन लगाते हैं कि आइस से ज़्यादा 1.52 क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास उससे बड़ा 1.54 रॉक साल्ट, इसमें 1.52 लिख देते हैं, उससे बड़ा 1.54 वाला रॉक साल्ट, और सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी इन सब में किसकी है, डेंस फ्लिंट ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65. असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ, कम से ज़्यादा, आइस टू फ्लिंट ग्लास. 1 मार्क क्वेश्चन था ये. A ray of light AB is incident on a glass slab as shown. Mention the values of angle of incidence and angle of refraction for this ray of light. ध्यान रखें कि ray of light आ रही है along the normal, बेंडिंग नहीं होगी. along the normal आती है तो बेंडिंग नहीं होती. along the normal आ रही है तो वो कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फाउंड बाय द नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे. अगर along the normal आ रही है तो एंगल वुड बी 0 डिग्री. एंड सिमिलरली जो अंदर जाने के बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है तो वो भी along the normal ही जा रही है रिफ्रैक्टेड रे भी, आफ्टर एंटरिंग इनटू द स्लैब, तो हम उसको कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रे भी एंगल 0 डिग्री ही बना रही है. यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि ये रिफ्रैक्शन का केस है, एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर कंपलसरी नहीं है यहाँ पे. बट व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास स्लैब परपेंडिकुलरली, जब परपेंडिकुलरली रे ऑफ लाइट इस तरह से अंदर आती है तो ये होता है ना, 90 डिग्री एंगल इसके साथ में बना रही है. परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है इंसिडेंट रे विद द सरफेस ऑफ इंटरफेस. तो ये 90 डिग्री एंगल नॉर्मल भी बनाता है, तो अलॉन्ग द नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल के साथ में बनाया हुआ एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज़ 0 डिग्री. एंड दिस इज़ द वन केस वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर हैं, है ना. तो यहाँ पे ये कोई ना लिखे कि एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं कहता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. 2.42 डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. व्हाट डज इट मीन? दैट the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in diamond is equal to 2.42. हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम होता है। ये रेशियो जो है, ये रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंडिकेटर है। A lens X was focal length has focal length 20 centimeter and lens Y has focal length 40 centimeter। ठीक है, दो लेंसेज हैं, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है। Which lens would you select to obtain a more convergent beam of light? जब भी मोर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मतलब कि ज़्यादा कौन मोड़ेगा, ये देखो एक लेंस है ये और एक लेंस है ये अगर 40 सेंटीमीटर दूर इंटरसेक्ट करता है तो फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है, और जो 20 सेंटीमीटर पे कर देता है, इसका मतलब ज़्यादा इसने मोड़ा जिसकी फोकल लेंथ छोटी है, जिसने कम बेंड किया, जिसने कम कन्वर्ज किया, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से ज़्यादा दूर होगा, मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F इज़ द पॉइंट ऑफ फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलते हैं। तो जो इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है वो जितना करीब होगा ऑप्टिकल सेंटर से, उतना ही छोटी फोकल लेंथ होगी। जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी हम समझ जाएंगे उतना ज़्यादा बेंडिंग की गई है, उतना ज़्यादा कन्वर्जेंस हुआ है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पावर ऑफ द लेंस इज मोर, बिकॉज फोकल लेंथ पावर का रेसिप्रोकल है, पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो वी वुड चूज अ लेंस फॉर मोर कन्वर्जेंस, वी वुड चूज अ लेंस हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ, क्योंकि छोटी फोकल लेंथ वाला ज़्यादा पावर वाला लेंस है, वो ज़्यादा बेंडिंग करेगा। विच लेंस वुड यू सेलेक्ट टू ऑब्टेन अ मोर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, नेम द मिरर दैट ए कैन गिव रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, ये मिरर की बात हो रही है, लेंस की नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर कैन गिव रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस केवल कॉनकेव मिरर दे सकता है। विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज, यानी ये प्लेन मिरर है, सेम साइज वाला तो प्लेन मिरर। ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये कॉन्वेक्स हो गया। एंड इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर इन एग्जामिनिंग टीथ, ये अगेन कॉनकेव हो गया। ठीक है ना, डॉक्टर जो टीथ एग्जामिन करते हैं यानी डेंटिस्ट, वो जो मोलर टीथ होता है, जो भी टीथ है उसके पास में एक कॉनकेव मिरर ले जा करके इस तरह से प्लेस करते हैं कि द ऑब्जेक्ट दैट इज द टूथ दैट हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P ऑफ द मिरर। चलो आगे देखते हैं। The refractive indices of alcohol and turpentine oil with respect to air are 1.36 and 1.47 respectively. Find the refractive index of turpentine oil with respect to alcohol. Which one of these will permit the light to travel faster? देखो, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हम पहले भी कर चुके। अपनी शीट पे ले चलते हैं इसको। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ एल्कोहल एंड टर्पेंटाइन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की बात हो रही है। तो हम लिखते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वी एयर अपॉन वी एल्कोहल, this ratio is equal to, given is 1.36, and turpentine same way, either air either turpentine,
इंसिडेंट रे कमिंग लाइक दिस, v एयर टू v टर्पेंटाइन, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन मीडियम, इन दोनों का रेशियो 1.47 है। सो दिस विल गिव अस एन इक्वेशन। इसको उठा करके अगर हम यहाँ रख दें तो v एयर इज इक्वल टू 1.36 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम इसे उठा करके यहाँ रख दें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 1.47 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। इसका मतलब दिस इज also speed of light in air, this is also speed of light in air. So can we say that these two values, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। दोनों का वैल्यू तो एक ही है v एयर, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देख लो कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होता है वो नीचे, ये बात सीखी है हमने, उसमें एंटर कर रहा है, और अल्कोहल ऊपर अल्कोहल नीचे टर्पेंटाइन, यानी V1 V अल्कोहल है, V2 V टर्पेंटाइन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ turpentine with respect to alcohol is going to be V alcohol upon V turpentine. So from this V alcohol upon V turpentine करना है तो इसको पकड़ के इसके नीचे रख देते हैं। V alcohol upon V turpentine हो गया ना, और ये उठा करके इसके नीचे रख देते हैं। तो यहाँ से हटा देता हूँ। बोलो, आती है बात समझ में? तो V अल्कोहल अपन V टर्पेंटाइन इज द एक्चुअली द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल टू अल्कोहल। तो ये रेशियो टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल है 1.47 अपॉन 1.36। आती है बात समझ में? आप इतना करके भी छोड़ दोगे तो दिस यू हैव डन। अभी कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज विल परमिट द लाइट टू ट्रैवल फास्टर, ये अलग क्वेश्चन हो गया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो इन दिस केस अल्कोहल हैविंग द लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल अलाउ द लाइट टू मूव फास्टर इन इट। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर छोटी होगी तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज़्यादा होगी। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज इट्स पावर। इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर। डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मीटर और m to the power minus 1. So we can say that one diopter can be defined as the power of a lens having 1 मीटर फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो उस लेंस का पावर 1 डायोप्टर होता है। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन 1 डायोप्टर ऑल्सो। खैर, हमसे पूछ रहे हैं आगे, विच टाइप ऑफ लेंस हैज़ अ नेगेटिव पावर। पावर नेगेटिव उसकी जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, जो हमारा ऐसा दिखने वाला लेंस है जिसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो इन फ्रंट ऑफ इट, उससे जाने वाली रे को ये इस तरह से डाइवर्ज करता है। और वी कैन से कि यहाँ से इस पॉइंट से
ये फोकस है, फोकस से एक रे जो कि इसने पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया है, उस तरफ से आती हुई दिखती है, इट अपीयर्स टू बी। और ओ से दूसरी रे निकालो, ये हमारी सेकंड रिप्रेजेंटेटिव रे है। तो ये दोनों जहाँ पे अपीयर होती हैं मिलती हुई, वहाँ पर एक वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो वो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ अ लेंस हैज़ नेगेटिव पावर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होने की वजह से फोकस के नेगेटिव होती है। इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव यहाँ पे आंसर आएगा। विच टाइप ऑफ अ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 20 मीटर। तो अगर प्लस 20 मीटर है तो P इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 20 मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, 1 अपॉन 20 अपॉन 100 मीटर, यानी प्लस 5 डायोप्टर। अब आप बोलोगे आपने 100 क्यों करा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटी की जगह 1/100 लिख दो, मीटर की जगह मीटर रहने दो। इस 20/100 को हमने यहाँ लिख दिया 20/100, और ये 5 डायोप्टर। प्लस लिखना ज़रूरी है, साइन लिखना ज़रूरी है। अगर हम साइन नहीं लिखेंगे तो हमारी बात इनकम्प्लीट रह जाएगी। An object is placed at a distance of 12 cm from a convex lens on its principal axis. क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is -12 cm from a convex lens on its principal axis. Its image is formed on the other side of the lens at a distance of 18 cm from the lens. अब वो इमेज बन रही है प्लस 18 सेंटीमीटर पर, ऑन द अदर साइड लिखा हुआ है ना। फाइंड द फोकल लेंथ, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की जगह पे हम लिख रहे हैं 18, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/12। एलसीएम अगर निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, 18 to the 36 प्लस 12 3 the 36। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, 5/36 इसका फोकल लेंथ। f इज प्लस 36/5, दैट इज प्लस 5 7 70 35.2 है ना, 7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक है। आगे भी पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ निकाल दिया, इज़ द इमेज मैग्नीफाइड। अब आपको ये देख के बताना पड़ेगा कि वो इमेज मैग्नीफाइड है क्या। अगर आप इसकी बात करें कि ये कॉन्वेक्स लेंस से बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका हमें कुछ कैलकुलेशंस पता चल गए कि ऑब्जेक्ट जो मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो 7.2, यानी f1 और f2 का डिस्टेंस केवल 7.2 है। f2 यहाँ, f1 यहाँ, f2 वहाँ, है ना। 7.2 सेंटीमीटर है। इसका डबल कर दें तो 14.4 पे c है, 14.4 सेंटीमीटर पे c है, जिसको आप 2f1 कहते हो। इस तरफ 2f2, मतलब इसके दोनों साइड के सेंटर्स ऑफ कर्वेचर 14.4 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पे, दैट इज़ बिटवीन c एंड f। तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2 एंड यस इट विल बी मैग्नीफाइड। तो हम जस्टिफाई करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि यस द इमेज विल बी मैग्नीफाइड। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं क्या, हमारी कैलकुलेशन में v और u के वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज़ इसमें प्लस v/u होता है। तो v की जगह प्लस 18 लिखा और u की जगह पे -12 लिख दिया। हाँ, तो सिंस द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 द इमेज विल बी मैग्नीफाइड। तो ये 3/2 हो गया ना। 3/2 इज 1.5 -1.5
इज द मैग्निफिकेशन। ठीक, बस इतनी सी बात बतानी थी। आप इसको डायग्राम से भी जस्टिफाई कर सकते हो और इस कैलकुलेशन से भी जस्टिफाई कर सकते हो। उसका मैग्निफिकेशन निकाल करके आपने निकाला प्लस -1.5, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 1.5 मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड इमेज। और डायग्राम हमारा बता रहा है कि यस 7.2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो F1 और F2 के बीच में 12 सेंटीमीटर दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से, तो उसकी इमेज जब लेंस 2F2 और 2F1 और F1 के बीच में रखा होता है तो बियॉन्ड 2F2 इमेज बनती है, दैट इज ऑलवेज मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। Okay, a compound lens is made of two lenses in contact having powers 12.5 diopter and -2.5 diopter. Find the focal length and power of the combination. तो अगर आपने इसको कंबाइंड पावर निकालनी है तो P = P1 + P2। P1 की जगह पे आप लिख दे रहे हो 12.5 डायोप्टर प्लस का, मतलब ये प्लस 12.5 डायोप्टर प्लस -2.5 डायोप्टर, तो 12.5 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12.5 - 2.5 हो जाएगा। हाँ, 5 से 5 0 और ये हो गया आपका एग्जैक्टली 10। 10 डायोप्टर उसका पावर हो गया। अब फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? F = ऑब्वियसली F शुड बी इन मीटर इन दिस केस, है ना, तो F = 1/P। यहाँ पे अगर फोकल लेंथ मीटर में निकालनी है तो हम निकाल लेंगे 1/10, दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.1 × 100 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, हम कहते हैं कि पावर = 100/1/f के बजाय मैं लिख रहा हूँ 100/f, वेयर f इज इन सेंटीमीटर। तो अगर आपको डायरेक्ट सेंटीमीटर में निकालना हो तो f इन सेंटीमीटर = 100/p, और p की जगह पे हम लिख दे रहे हैं 10, तो भी आपको आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? +1 मीन्स, +1 में प्लस मीन्स द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 1 मीन्स इट इज द सेम साइज। तो virtual, erect and same size image is formed by a plane mirror. The +1 diopter, +1 magnification cannot be produced by any of the spherical mirrors. ना तो कॉनकेव ना तो कॉन्वेक्स मिरर +1 दे सकता है कभी भी। +1 का मतलब ये हुआ कि वर्चुअल इमेज, यानी इमेज बिहाइंड द मिरर सेम साइज़ की हो, ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर कर सकता है। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज जब बनाता है, और कॉन्वेक्स की जो हर बार ही उसकी तो वर्चुअल इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लाइट में पूछे जाते हैं। हम आगे भी और क्वेश्चंस इससे एसोसिएटेड करते रहेंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहो, है ना। कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट you do not forget anything whatever we have learnt during the chapter light. Thank you.